हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजयता लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ME 303 सब्जेक्ट में स्टीम टरबाइन की ब्लेड मटेरियल्स और उनके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से हम जानते हैं, स्टीम टरबाइन में HP मतलब हाई प्रेशर और जो इंटरमीडिएट प्रेशर स्टेजेस जो होती हैं उनमें टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो जो ब्लेड का मटेरियल होता है इन स्टेजेस में वह इस प्रकार का होना चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर्स को विथस्टैंड कर सके, जबकि जो लो प्रेशर स्टेजेस होती हैं उसमें स्टीम वेट होती है, इसलिए मटेरियल जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए जो कि कोरोजन और इरोजन दोनों को ही विथस्टैंड कर सके। तो जो लो प्रेशर स्टेजेस जो होती हैं उसमें जो टरबाइन की ब्लेड्स होती हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं, लगभग 100 सेंटीमीटर तक, इसलिए स्ट्रेसेस भी उनमें लो प्रेशर साइड में बहुत अधिक होता है। तो जो ब्लेड का मटेरियल होता है वह ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ हो। तो इस प्रकार से क्यों वर्किंग कंडीशन इस प्रकार की होती है टरबाइन ब्लेड्स की, तो जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला तो है कि जो टरबाइन की ब्लेड का मटेरियल है वो बहुत ही हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ का होना चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर्स को भी बियर कर सके। इनमें किसी प्रकार का क्रीप डिफेक्ट नहीं उत्पन्न होना चाहिए हाई टेम्परेचर पे। ये मटेरियल जो है वो रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए कोरोजन और इरोजन के लिए, लाइट वेट होना चाहिए और कैपेसिटी मटेरियल की इस प्रकार की होना चाहिए जो कि इजीली ब्रेजिंग या वेल्डिंग जिसमें की जा सके, इजीली मैन्युफैक्चर किया जा सके ऐसा मटेरियल होना चाहिए ब्लेड का। अधिक कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए और जो है मैन्युफैक्चरिंग भी जिसकी ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े ब्लेड्स की। अब हम देखते हैं कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग मेथड जनरली उपयोग में आते हैं ब्लेड्स टरबाइन के स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पहला जो है कोल्ड ड्राइंग मेथड होता है। ये बहुत ही चीप मेथड होता है, सस्ता होता है और गुड फिनिशिंग भी अच्छी हमें प्राप्त होती है इससे, और मटेरियल जो है वो यूनिफॉर्म क्वालिटी का हमें इससे प्राप्त होता है। दूसरा जो मेथड है वो है मशीनिंग मेथड। ब्लेड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीनिंग आर स्ट्रॉन्गर देन रोल्ड ब्लेड्स बट आर कॉस्टलियर। ड्रॉप फोर्जिंग मेथड होता है जिसमें कि लॉन्ग ब्लेड्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स सच एज टेपर्ड और ट्विस्टेड शेप्स आर मेड फ्रॉम ड्रॉप फोर्जिंग। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स की लॉन्ग ब्लेड्स होती हैं वो इससे ड्रॉप फोर्जिंग से बनाई जाती है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होता है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ये प्रोसेस नहीं दे पाता है ब्लेड्स को। फिर है रोलिंग प्रोसेस। तो हॉट और कोल्ड रोलिंग दोनों ही प्रोसेस में काम में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग के। इम्पल्स रिएक्शन ब्लेड्स विद सेपरेट स्पेसर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रोलिंग प्रोसेस से भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब हम देखते हैं कौन कौन से जनरल मटेरियल ब्लेड्स के लिए काम में आते हैं। द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल बिसाइड डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज लार्जली डिपेंड्स ऑन कॉस्ट। मेनली कॉस्ट पर डिपेंडेंट होता है मटेरियल को उपयोग करना। द फॉलोइंग आर द मटेरियल्स विच आर जनरली यूज फॉर ब्लेड्स। तो ये कुछ मटेरियल हैं जो कि स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। तो पहला है ब्रास का जो कंपोजिशन होता है जनरली वो लिया जाता है 70 to 72% इसमें कॉपर होता है, 28 to 30% इसमें जिंक होता है। तो ब्रास की ब्लेड्स जो होती हैं उनकी जनरली कोल्ड ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से इनको ब्लेड्स को बनाया जाता है, और दीज ब्लेड्स आर सुटेबल फॉर टेम्परेचर अप टू 225 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ रेसिस्टेंट टू कोरोजन। These days most turbines work at higher temperatures, so brass blades are not used except in small turbines. तो जितने भी स्मॉल टर्बाइन्स है उनमें ही ब्रास ब्लेड्स का उपयोग होता है। निकल ब्रास की जो मटेरियल है इसका कंपोजिशन होता है, इसमें 50% तो कॉपर होता है, 40% जिंक होता है और 10% इसमें निकल होता है।
इसकी टेम्परेचर लिमिट जो होती है इस मटेरियल की वो है 200 to 225 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसे भी कोल्ड ड्राइंग के द्वारा ब्लेड्स की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है और ये भी छोटे टरबाइंस में ही उपयोग में आता है। फिर है फॉस्फोरस ब्रोंज मटेरियल। इसका कंपोजिशन होता है फॉस्फोरस, इसमें कॉपर जो है 86 to 92% होता है, टिन होता है 14 to 8% और कुछ परसेंटेज में फॉस्फोरस भी होता है, लगभग 1%, 1%। तो फॉस्फोरस एक्ट्स एज डीऑक्सीडाइजर एंड प्रिवेंट्स करोजन। फॉस्फोरस ब्रोंज में बी फॉर्म्ड कोल्ड ड्रॉन एंड कोल्ड रोल्ड। इट इज़ सुटेबल बिलो टेम्परेचर 325 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसी टरबाइन जहाँ पे हमें करोजन और इरोजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और साथ में टेम्परेचर भी कम होता है, छोटे टरबाइंस होते हैं, वहाँ पे हम फॉस्फोरस ब्रोंज मटेरियल उपयोग में लाते हैं। मैग्नीज कॉपर। द कंपोजिशन ऑफ मैग्नीज कॉपर इज़ 95 to 96% कॉपर, 4 to 5% ऑफ मैग्नीज एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन, कार्बन एंड लेड। This material is suitable up to 350 डिग्री सेंटीग्रेड and it may be cold drawn or cold rolled। इसमें हम इन कोल्ड ड्रान और कोल्ड रोलिंग प्रोसेस से इसकी मैन्युफैक्चरिंग इस मटेरियल से कर सकते हैं। मोनल मेटल। इसका कंपोजिशन होता है 67% निकल होता है, 28% कॉपर होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन, कार्बन एंड मैग्नीज। दिस हैज़ अ गुड स्ट्रेंथ एज हायर टेम्परेचर्स एंड हैज़ गुड रेजिस्टेंस टू करोजन। फिर है निकल स्टील। इसका कंपोजिशन लगभग होता है ये माइल्ड स्टील प्लस 3 to 5% ऑफ निकल। दिस इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील एंड हैज़ मोर रेजिस्टेंस टू करोजन दैन माइल्ड स्टील। तो निकल स्टील जो होता है वो माइल्ड स्टील में अगर 3 से 5% हमने निकल और ऐड कर दिया तो वो निकल स्टील कहलाती है। और ये इसका जो ये मटेरियल जो होता है वो करोजन रेजिस्टेंट इसमें एनर्जी होती है, पावर होती है और उनको ईजिली फोर्जिंग या फिर मशीनिंग प्रोसेस से इसको मैन्युफैक्चर करा जा सकता है, पर ये वेल्डिंग इसमें पॉसिबल नहीं है। इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली। ये केवल। फिर है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन होता है 12 to 14% ऑफ क्रोमियम एंड स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्बन। This material is very hard and offers good resistance to corrosion and erosion. It may be forged, rolled, easily machined and welded. तो जनरली जितने भी हाई पावर वाले जो बड़े स्टीम टरबाइंस होते हैं उसमें जनरली निकल स्टील और स्टेनलेस स्टील काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं जो स्टीम टरबाइन की ब्लेड्स के क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं या फिर ब्लेड के फेलर के क्या मेन रीज़न होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं जो मेन फेलर मैकेनिज्म जनरल ये होते हैं कोरोजन, क्रीप, इरोजन, फटीग, फॉरेन और डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट डैमेज या फिर स्ट्रेस, करोजन, क्रैकिंग और थर्मल फटीग। तो ये कुछ जनरल रीजंस होते हैं ब्लेड फेलर के, वो आप यहाँ देख सकते हैं। रिजल्टिंग डैमेज, यहाँ पे एक पूरी समरी बनाई गई ब्लेड डिफेक्ट्स की। रिजल्टेंट डैमेज मतलब इन मैकेनिज्म के कारण से क्या नुकसान होता है ब्लेड्स को, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोरोजन के कारण एक्सटेंसिव पिटिंग ऑफ एयरोफॉयल, श्राउड्स, कवर्स, ब्लेड, रूट सरफेस। इसका क्या कारण होता है कॉज ऑफ फेलर? केमिकल अटैक फ्रॉम कोरोसिव एलिमेंट इन द स्टीम प्रोवाइडेड टू द टरबाइन। हम जानते हैं कोरोजन क्या होता है, जंग लगना जिसे हम कहते हैं। जो मेटल होता है ब्लेड्स का उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है मॉइस्चर कंटेंट के कारण। अगर नमी उपस्थित है तो वह ऑक्सीडेशन मेटल का कर देती है। तो ये है कोरोजन जो है ये एक फेलर है जिसके कारण से पिटिंग जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और पिटिंग क्या होता है, पिटिंग के कारण जो है स्ट्रेसेस जो होते हैं वह सेंट्रलाइज हो जाते हैं और रिज़ल्ट ये फटीग फेलर के रूप में इसका रिज़ल्ट हमें मिलता है कोरोजन का। फिर जो फेलर मैकेनिज्म वो है क्रीप। रिजल्टिंग डैमेज आप देख सकते हैं, एरोफॉयल, श्राउड्स, कवर्स परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं क्रीप के कारण। अब क्रीप के किस कारण से होता है? डिफॉर्म पार्ट सब्जेक्टेड टू स्टीम टेम्परेचर्स इन एक्सेस ऑफ डिज़ाइन लिमिट। अगर जो मटेरियल है ब्लेड्स का वह
हाई टेम्परेचर स्ट्रेसेस से होकर गुजरता है और जो मटेरियल है वह उन स्ट्रेसेस को बियर नहीं कर पाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रीप के कारण फेलर। परमानेंटली वो पार्ट्स बिल्कुल डिफॉर्म हो जाते हैं ब्लेड्स के। तीसरा जो फेलर मैकेनिज्म वो है इरोजन, थिनिंग ऑफ एरोफॉइल श्राउड्स, कवर्स, ब्लेड्स, रूट्स। इरोजन मतलब घिसना। तो मान लो कि अगर स्टीम में या फिर जो भी वर्किंग फ्लूइड है उसके अंदर अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल है या वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो उसके कारण से वो जो ब्लेड का मटेरियल उसमें घिसाव पैदा हो जाता है, वो घिस जाता है। और कभी कभी फाइन डेब्रिस भी या स्केल्स भी जम जाते हैं, तो इसके कारण से एयरफॉयल श्राउड्स, कवर ब्लेड जो है वो थिन हो जाते हैं, घिस जाते हैं। फिर है फटीग फेलर मैकेनिज्म। इसके कारण क्या होता है, रिजल्टिंग डैमेज जो है वो क्रैक्स इन एयरफॉयल श्राउड्स, कवर्स, ब्लेड, रूट्स। और इनका जो मेन क्या कारण होता है, पार्ट्स ऑपरेटेड एट अ वाइब्रेटरी नेचुरल फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस अगर उत्पन्न हो रहे हैं, लॉस ऑफ पार्ट डैम्पनिंग, एक्सीडेड पार्ट फटीग लाइफ डिज़ाइन लिमिट, एक्साइटेड बाय वाटर इंडक्शन इंसिडेंट, वाटर फ्लैशेस टू स्टीम इन द फ्लो पाथ। ये कुछ कॉजेज़ हैं। तो रिपीटेड अगर बल फोर्स लगता है, रिपीटेड स्ट्रेसेस लगते हैं, तो उसके कारण से फटीग फेलर से जो कंपोनेंट जो अपने ब्लेड्स के कंपोनेंट होते हैं उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स के कारण से वह जो कंपोनेंट है वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट है फॉरेन और डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट डैमेज। इसके कारण जो रिजल्टिंग डैमेज है वो इम्पैक्ट डैमेज होता है, डेंट्स या डिंग्स पड़ जाते हैं ब्लेड्स के ऊपर। और इसका क्या कारण होता है, मेन कॉज क्या है इसका, डैमेज फ्रॉम लार्ज डेब्रिस इन स्टीम सप्लाई टू द टर्बाइन और डैमेज फ्रॉम डेब्रिस जनरेटेड फ्रॉम एन इंटरनल टर्बाइन फेलर विच कॉजेज डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट डैमेज टू कंपोनेंट्स। अगर मान लो कोई भी एक्सटर्नल डोमेस्टिक या फिर एक्सटर्नल कोई भी पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल आ गया है ना, या धूल के कारण हो सकते हैं, या फिर स्केल्स जो खारे पानी के कारण जम जाते हैं, स्टीम के कारण से डेब्रिस जम जाती हैं, तो वह उतरते हैं, तो वो एक इम्पैक्ट पैदा करते हैं टरबाइन ब्लेड्स के मटेरियल पे। तो इम्पैक्ट्स के कारण क्या होता है, डेंट पड़ जाता है, गड्ढे पड़ जाते हैं ब्लेड्स के अंदर। तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट फॉरेन डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट डैमेज। इसके बाद है स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग। यह इसके जो रिजल्टिंग डैमेज होते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं इन हाईली स्ट्रेस्ड एरिया ऑफ द ब्लेडिंग। तो ऐसे ब्लेड का वो जगह एरिया जहाँ पे बहुत अधिक स्ट्रेसेस लगते हैं, तो वहाँ पर कोरोजन और थर्मल स्ट्रेस दोनों के कारण कंबाइंड जो फेलर होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। तो इसका जो कॉज होता है वो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ क्रैकिंग होती है, कॉज बाय द कंबाइंड प्रेजेंस ऑफ कोरोजन एलिमेंट एंड हाई स्ट्रेसेस इन हाईली लोड लोकेशंस। फिर है थर्मल फटीग क्रैक्स। इसका जो रिजल्टिंग डैमेज है वो है क्रैक्स इन एरोफॉल श्राउड्स, कवर्स एंड ब्लेड रूट्स, क्रैक्स पड़ जाते हैं। और जो कॉज है फेलर का वो है पार्ट्स सब्जेक्टेड टू रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट व्हेन थिक sections are subjected to high altering tensile and compressive stresses during heat ups and cool down, or when a water induction incident occurs where the inducted cool water quenches hot parts. थर्मल फटीग वहाँ पर होती है जहाँ पे बहुत अधिक जो है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एकदम से ठंडे से जो मटेरियल है वो एकदम से ठंडे से गर्म हो रहा है, गर्म से ठंडा हो रहा है। तो जहाँ पे एकदम से जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहाँ पर यह थर्मल फटीग फेलर जो है वो होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है, जो जितने ब्लेड फेलर होते हैं स्टीम टरबाइन के, तो उनका जो 26% जो होता है वो रीज़न हमें पता नहीं होता है, अननोन रीज़न्स होते हैं। बाकी 22% जो फेलर होते हैं वो स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग के कारण होते हैं। सबसे अधिक जो फेलर है वो स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग के कारण होता है। 20% फेलर ब्लेड्स का हाई साइकिल फटीग के कारण होता है।
7% to 6% कोरोजन फटीग क्रैकिंग और टेम्परेचर क्रीप रप्चर के कारण होता है। 5% लो साइकिल फटीग के कारण होता है। 4% कोरोजन के कारण होता है और 10% जो है वो अदर कॉजेज़ के अंदर जो हमने अभी देखे जिसमें आ जाता है इरोज़न या फिर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह उनके इम्पैक्ट के कारण या फिर मैकेनिकल डैमेज इत्यादि के कारण ये अदर कॉजेज़ जो है वो 10% होते हैं लगभग। अभी देखे थे स्टीम टरबाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम बात करें तो ये ब्लेड्स के डिफेक्ट एक मेन रीज़न होता है स्टीम टरबाइन के फेलर का। फिर है ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई लुब्रिकेशन जो यूनिट है पंप वगैरह बंद हो जाता है, पावर सप्लाई बंद हो जाती है, ऑयल ख़त्म हो जाता है या फिर तो उससे क्या सिस्टम जो है ट्रिप हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम स्टीम टरबाइन में आती है। इम्बैलेंस ऑफ रोटर कैन लीड टू वाइब्रेशन आ जाता है, इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाता है। मिसअलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट एंड बेयरिंग, मिसअलाइनमेंट भी रीज़न हो सकता है या फिर थर्मल फटीग। तो ये कुछ जनरल प्रॉब्लम्स है किसी भी स्टीम टरबाइन में आती हैं। अब हम एक एक करके जो फेलर के रीज़न हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम फटीग को देखते हैं। फटीग जो फेलर है वो जनरली ऑकर होता है साइक्लिक लोडिंग में रिपीटेड या फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेंथ्स के कारण। तो इससे क्या होता है जो वाइब्रेशन स्ट्रेसेस ब्लेड्स पर अगर लग रही हैं या फिर अल्टरनेटिंग बेंडिंग लोड्स और शाफ्ट के ऊपर लग रहा है या फिर फ्लक्चुएटिंग थर्मल स्ट्रेसेस लग रहा है तो उसके कारण जो है फटीग जो है वो फेलर उत्पन्न हो जाता है। इससे क्रैक्स जो है वो एयरोफॉयल में श्राउड्स में कवर ब्लेड्स रूट्स में उत्पन्न हो जाते हैं। या आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में ये हाई साइकिल फटीग फेलर यहाँ पर दिखाया गया है स्टीम टरबाइन एयरफॉयल के अंदर। अब जो फटीग है वह फटीग फेलर दो प्रकार से हो सकता है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लो साइकिल फटीग और हाई साइकिल फटीग। लो साइकिल फटीग जो होता है वो यूजली ऑकर होता है हाई स्ट्रेसेस में और इसमें जो फ्लक्चुएटिंग लोड होता है वह 10⁴ साइकिल से कम पे ये लो साइकिल फटीग जो है फेलर वो उत्पन्न होता है। जबकि जो हाई साइकिल फटीग फेलर जो होता है वह जनरली लो स्ट्रेसेस में ऑकर होता है और इनकी जो साइकिल होती है वो 10⁴ से अधिक नंबर्स पर होती हैं। अगर जो लोड है जो भी फटीग लोड्स लग रहे हैं फ्लक्चुएटिंग लोड्स वगैरह साइक्लिक लोड्स उनकी साइकिल 10⁴ साइकिल से अधिक पे यह फेलर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कोरोजन। ये ऑक्सीडेशन होता है मेटल्स का। इससे क्या होता है एक्सटेंसिव पिटिंग होती है एयरोफॉयल श्राउड कवर ब्लेड्स रूट सरफेसेस पे, जिसके कारण से जो पिटिंग के कारण जो भी जितने भी स्ट्रेसेस हैं वह एक जगह पर कंसंट्रेट करने लग जाते हैं और उस कंपोनेंट के उसी जगह से पिटिंग वाली जगह पे ही फेल होने के अधिक चांसेस हो जाते हैं। तो वहाँ पे फटीग जो स्ट्रेसेस होते हैं वो कंसंट्रेट होने लग जाते हैं और फटीग फेलियर के बहुत अधिक चांसेस हो जाते हैं। इसका मेन कारण क्या है? केमिकल अटैक होता है फ्रॉम कोरोसिव एलिमेंट्स इन द स्टीम प्रोवाइडेड टू द टरबाइन। इसके बाद है स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग बेसिकली मैकेनिकल और एनवायरमेंटल फेलर प्रोसेस होता है जिसमें कि टेंजाइल स्ट्रेस और केमिकल अटैक दोनों के कारण से मेटल पार्ट्स का फ्रैक्चर होता है। तो ये बेसिकली 3 इसके कारण होता है। पहला तो है टेंजाइल स्ट्रेस, कोरोसिव एनवायरनमेंट और ससेप्टिबल मटेरियल। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि इससे क्या होता है, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग से क्रैक्स आ जाते हैं हाईली स्ट्रेस्ड एरिया में, यहाँ पे बहुत अधिक थर्मल या अन्य स्ट्रेसेस लग रहे होते हैं। और इसका मेन फेलर का कॉज जो है वो है कंबाइंड प्रेजेंस ऑफ कोरोजिंग एलिमेंट्स एंड हाई स्ट्रेसेस इन हाईली लोड लोकेशंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में दर्शाया गया है स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग को।
यहाँ पे आप देख सकते हैं फटीग क्रैक प्रोपोगेटिंग फ्रॉम करोजन पिट। ये करोजन के कारण जो पिट है वहाँ पे जो फटीग स्ट्रेस है वो कंसंट्रेट होने लग जाती हैं और इस प्रकार की फिर क्रैकिंग जो है वो उत्पन्न होने लग जाती है। यहाँ पे करोजन पिट देख सकते हैं जो कि स्टीम टरबाइन के जो फटीग फेलर को इनिशिएट करती है। क्रीप, ये एक क्रीप फेलर है। ये बेसिकली क्या होता है, ये टाइम डिपेंडेंट एक फेलर होता है। अगर जो कंपोनेंट है टरबाइन ब्लेड का वह बहुत ही हाई टेम्परेचर स्ट्रेसेस के अंदर अगर गुजरता है तो क्रीप के कारण फेलर जो है वो उत्पन्न हो जाता है। कारण क्या होता है इसका, कॉजेज ऑफ फेलर, डिफॉर्म पार्ट सब्जेक्टेड टू स्टीम टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ डिज़ाइन लिमिट्स। डिज़ाइन लिमिट्स के अधिक एक्सेस टेम्परेचर अगर वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है तो वो पार्ट जो है क्रीप के द्वारा फेल होता है और इसके कारण से क्या होता है, एरोफॉइल श्राउड्स कवर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं, रप्चर हो जाता है, क्रीप रप्चर। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे करोजन क्रैकिंग का माइक्रोग्राफ यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स के द्वारा इरोजन अगर होता है, इरोजन मतलब वो जो सॉलिड पार्ट्स जो होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह या फिर फॉरेन पार्टिकल्स, वह यहाँ पे आके ब्लेड्स के मटेरियल पे आके टकराते हैं। इम्पैक्ट के द्वारा वह जो है वो उस ब्लेड के मटेरियल को घिस देते हैं। रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल, इससे कुछ मटेरियल लॉस हो जाता है या लिक्विड, सॉलिड पार्टिकल्स या फिर किसी भी अन्य एक्सटर्नल पार्टिकल के द्वारा भी ये मटेरियल के द्वारा भी ये इरोजन हो सकता है। तो जितनी भी ब्लेड्स पे जो स्केल्स जम जाती हैं, डेब्रिस जम जाती हैं या फिर धूल के कण, वह सब इरोजन जो है फेलर उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ये सॉलिड पार्टिकल के कारण इरोजन यहाँ पर दर्शाया गया है। ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स के कारण इरोजन यहाँ पे ब्लेड्स के ऊपर दर्शाया गया है। एक्सेसिव मॉइस्चर के कारण ये इरोजन हुआ है। ये इम्पेलर ब्लेड्स के डिस्चार्ज की तरफ इरोजन यहाँ पे दर्शाया गया है। ये कुछ इस प्रकार से ब्लेड्स जो हैं वो घिस जाती हैं। ये फॉरेन ऑब्जेक्ट के कारण, अगर बाहर से कोई ऑब्जेक्ट या मटेरियल अगर आ गया है, पार्टिकल्स, तो वो टकराने से, इम्पैक्ट से मटेरियल जो है वो इस प्रकार से जो है वो रिमूव कर देता है मटेरियल को। तो ये गड्ढे जो है माइक्रोग्राफ में यहाँ पे दर्शाए गए हैं। यहाँ पे ये और कुछ ब्लेड का फेलर यहाँ पर दर्शाया गया है। ये ब्लेड की रबिंग, मतलब ब्लेड की जो एजेस है वो मुड़ गई हैं, रब्ड एरिया यहाँ पे। ये कुछ ब्लेड्स के फेलर के यहाँ पे फोटोग्राफ यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो इस प्रकार से आज हमने स्टीम टरबाइन की ब्लेड्स का मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और जनरल जो फेलर डिफेक्ट्स जो उत्पन्न होते हैं स्टीम टरबाइन के, उनके क्या मेन कारण होते हैं, उनके बारे में आज हमने पढ़ा।